बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, आज की अहम खबरें, एक वीडियो वायरल हो रही है और पाकिस्तान के मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस वीडियो को चला सके, लेकिन हमारी सियासत कहां पर स्टैंड करती है और सियासतदानों की औकात क्या है इस वीडियो में पूरी दुनिया ने देखा। इस पर तफसील से हम बात करेंगे और फिर इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, जीएचयू की तरफ से क्या एक रिएक्शन आया है, इसके हवाले से भी एक हमारे पास खबर है। इसका भी हाल जो है वो अपने इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, एक इंतहाई अहम केस, इमरान खान की नाअहली, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहाँ स्टैंड कर रही है नाअहली, और फिर किस किस्म का इकदाम, और दूसरी तरफ क्या कानूनी निकात हैं जिसके हवाले से पाकिस्तान का पूरा जो लीगल हमारा सर्कल है, चाहे वो नून लीग के हों, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, पीपल्स पार्टी के हों, हैरान हैं, परेशान हैं, और ये फैसला कहां पे स्टैंड करता है, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन राज साहब, पाकिस्तानी कौम जिस खेल की वजह से जानी पहचानी जाती है, आज पहले तो मुझे बताएं कि मैच आपने देखा राय साहब? हाशिम साहब, मैच देखा है, दिल बड़ा उदास है और मैच देखने के बाद ये भी महसूस हुआ कि ब्लड प्रेशर बड़ा लो हो गया। अब मैं आगे रुक जाए सर रुक जाए। आपने अच्छा नहीं कर सके, आपने मैच देखा, दिल भारी हो गया, आपने मैच देखा वो यकीन अपनी फैमिली के अंदर बैठकर, ऐसे ही सर? जी हाशिमी साहब, फैमिली मेंबर्स के साथ देखा, कुछ कजन्स को भी बुलाया हुआ था, बड़ी पार्टी अरेंज की हुई थी, और 4 जब तक इंडिया के आउट थे बड़े हम सेलिब्रेट भी कर रहे थे। उसके बाद जो 48 रन चाहिए थे आखिरी 18 बॉलों पे, उस वक्त भी हम बड़े झूम रहे थे, गा रहे थे, सेलिब्रेशन हो रही थी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से हाशमी साहब जो आखिरी 18 गेंदों में हुआ है, उससे बड़ा ही दिल टूटा है। अच्छा, उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो हाशमी साहब ये कि चले क्रिकेट है, कभी आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, कभी आपके बॉलर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, और जाहिर है कि दबाव भी था। लेकिन हाशमी साहब, ये जो कुछ आखिरी ओवर में हुआ है, इसकी वजह से बड़ा दिल टूटा है, क्योंकि जो इंडिया कंट्रोवर्सी, बिल्कुल कंट्रोवर्सी है जी कंट्रोवर्सी। और इस पे एक ट्वीट देखें, एक ट्वीट, क्योंकि 2-3 ट्वीट्स का मैं यहां पर मेंशन जरूर उनको करना चाहूंगा। एक तो आप देखें कि ब्रैड हॉग हैं, वो कोई पाकिस्तानी खिलाड़ी तो नहीं है, ना ही वो यहां पर कोई पीएसएल खेल रहे हैं, वो एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड प्लेयर हैं। अब उन्होंने सबसे पहले ये ट्वीट किया कि जो बॉल, जिसको नो बॉल करार दिया गया था, मोहम्मद नवाज की जो डिलीवरी थी, इसको रिव्यू किया जाना चाहिए था। यदि अंपायर के पास कोई अख्तियार नहीं था कि इतनी क्लोज कॉल के ऊपर वो इसको नो बॉल करार दे। और फिर अगर आप वो विजुअल्स देखें, उसको रिपीट करके वो क्लिप भी देखें, तो ये नो बॉल का इशारा उस वक्त अंपायर ने, जब विराट ने जब कहा कि मुझे नो बॉल चाहिए, जब उन्होंने कहा कि ये नो बॉल है, तो उसके बाद वो इशारा दिया। तो अब जो ब्रैड हॉग हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है जिसके ऊपर 10,000 से ज्यादा रीट्वीट्स हुए हैं कि एक तो इसको रिव्यू किया जाना चाहिए था कि ये वेस्ट हाइट से ऊपर नहीं लगती थी। फिर उसके बाद एक इंग्लिश प्लेयर है, उन्होंने भी इसको ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि ये क्राइम है, ये जो डिसीजन था ये क्रिमिनल था, क्योंकि इसी एक नो बॉल की वजह से ये मैच पाकिस्तान हारा है। और इसमें जो सबसे तकलीफदेह बात यह है कि चूंकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड का असर व रसूख बहुत ज्यादा आईसीसी पर, इसलिए आईसीसी इस मामले पर खामोश हो जाता है। यानी मैंने जी आप ठीक कह रहे हैं, मैं ठीक है जो कुछ हुआ, लेकिन सर इसमें ना कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, मैं इसके बाद ना वसीम अकरम हमारे लेजेंड बॉलर हैं, वकार यूनुस, ये 2 Ws, और फिर मैं बाकी जो पैनल था उनकी गुफ्तगू सुन रहा था। अच्छा, वकार ने बड़ी अच्छी बात की है, वकार यूनुस ने। वो ये कहते हैं कि जब ये इस्तेहकाक होता है लेग जो एम्पायर है उसका, और जिस तरह ही वो देखे, जज कर ले कि ये बॉल जो है वेस्ट हाइट से ऊपर है, तो उसे फौरी हाथ के इशारे से नो बॉल का सिग्नल देना है। क्योंकि शोर बहुत है, तो ये भी मुमकिन है कि आवाज से ना पता लग सके ये नो बॉल है,
क्योंकि आपने जिस तरह ही आप नो बॉल का की आवाज देते हैं और इशारा करते हैं तो बैट्समैन अलर्ट हो जाता है और उस हिसाब से अपनी वो पोजीशन लेकर उस गेंद को खेलता है। नंबर 1 यहां पर क्या हुआ कि जो प्लेयर थे कोहली, उन्होंने इसकी शॉट लगाई और फिर जिस तरह ही वो बॉल को पूरा उसने फॉलो किया एम्पायर ने, और जब एहतजाज किया गया तो फिर नो बॉल जो दे दी गई। तो इसमें जो नुक्ता सामने आया कि ये क्रिमिनल एक्ट जिसे आप कह रहे हैं ना, जिस तरह कुछ लोगों ने भी ट्वीट करके कहा कि हाथ के इशारे से फिल फॉर देना चाहिए था। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि आप बुलाकर पूछें कि हाँ जी ये नो बॉल है नहीं बॉल। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने गौर किया हो कि बॉल डिप कर रहा है और जिस हाइट से जो 6 मारा गया है उस नुक्ते से अगर पीछे देखा जाए जो बैट की जो लेंथ थी, बॉल आपको डिप करता हुआ नजर आएगा। साहब आपने तो अपनी फैमिली के साथ डिप भी कर रहा था हाशमी साहब बॉल। दूसरा ये एक असूल है क्रिकेट का, ये एक असूल है कि आप देखें कि विराट कोहली तकरीबन 1 फुट बाहर थे। इसका स्क्रीनशॉट भी इस वक्त वायरल है। अपनी क्रीज से 1 फुट बाहर थे। एक तो बॉल डिप कर रहा था, अब अगर वो 1 फुट बाहर हैं तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने खुद एक मखसूस हाइट पर उस बॉल को लिया, लेकिन उसके बावजूद ये बॉल, अभी जो इसका क्लिप वायरल है, जो तस्वीर वायरल है, ये उनकी वेस्ट हाइट से नीचे थी। इसी तरह एक कीवी प्लेयर जो साबिक प्लेयर हैं, उन्होंने भी अब ट्वीट्स किए हैं और इस तरह के ट्वीट्स किए हैं कि तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको अपनी जो वेस्ट है उसकी मेजरमेंट जो है वो पहले कर लेनी चाहिए और पहले ही बता देना चाहिए कि उनकी वेस्ट कितनी है। यानी पूरे जो क्रिकेट फैंस हैं, जो क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, उनका तासुर यह है कि यह मैच भारत की जीत की वजह से नहीं, ये इस कंट्रोवर्सी की वजह से याद रखा जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल। एक ऐसा लग रहा था 18 गेंदों पे राय साहब 48 रन। अच्छा, आपने कहा कि पूरा एहतमाम किया गया था, अब आप मेरी भी सुन लें सर। आपने अपनी फैमिली के साथ देखा, कोई आपके सामने जो है ना वो रेजिस्टेंस नहीं होगा। आप इमेजिन करें जो मेरे साथ लोग बैठे हुए थे वो थे इंडियंस और मैं उनमें अकेला पाकिस्तानी, और कम से कम 40 से 50 लोग इंडियंस आपके लेफ्ट राइट में हो, और जब चौके लग रहे थे तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी और मैंने उनको कैसे फेस किया। और बाद में यहां पर कुछ ऐसे वाकयात भी लंदन में हमेशा होते रहे हैं, लोग सड़कों पर निकल आते हैं। तो सर मेरे लिए ये मैच देखना कोई इतना आसान नहीं था जितना आपने आसानी से पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ बैठकर ये मैच देख लिया। हैविंग सेड दैट, अच्छा, एक मैच की एक विराट की ना एक और बड़ी दिलचस्प वीडियो भी है और ये मैंने नोट भी किया है। ये जो विराट है, जाहिर है कि एक बहुत आला पाए के बैट्समैन हैं, एक लेजेंड हैं और जबरदस्त क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ ये जब भी खेलते हैं ये 2 बारियां लेते हैं। आप देखें कि जो आपकी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था तो मोहम्मद आमिर ने इनको तकरीबन आउट कर दिया, जो एक बड़ा आसान कैच स्लिप में पहले विराट कोहली का ड्रॉप हुआ। अगली बॉल पे दोबारा विराट कोहली कैच आउट हो गए। उसके बाद जो आपका आखिरी T20 इवेंट था जिसमें पाकिस्तान इंडिया सामने आए थे, उसमें भी विराट कोहली का एक बड़ा आसान कैच ड्रॉप हुआ। कुछ 10-12 रन पर वो खेल रहे थे, उसके बाद उन्होंने 50 के करीब रन बनाए। और इस मरतबा भी विराट कोहली ने 2 बारियां ली हैं, क्योंकि मोहम्मद नवाज की उस बॉल को जिसको फ्री हिट करार दे दिया गया था, वो बॉल अगर गलत तरीके से नो करार दी जाती तो इसका मतलब यह है कि एक तो विराट कोहली आउट हो जाते, वो 3 रन जो उनको मिले हैं वो भी ना मिलते। अच्छा, एक ये जो डेड बॉल की कंट्रोवर्सी है, इसके ऊपर भी हाशमी साहब मैंने कवानीन देखे हैं। एक तो एक स्क्रीनशॉट जो है वो बड़ा वायरल हुआ है, उसमें आईसीसी के कवानीन इस तरह से बयान किए गए हैं और ये ब्रैड हॉग ने भी इस ट्वीट में लिखा कि एक मरतबा अगर विराट कोहली के विकेट उखड़ गई थी तो उसके बाद इस बॉल को डेड बॉल करार दिया जाना चाहिए था, इन्होंने रन कैसे लिए। अच्छा, जो अब एक तराशा और एक स्क्रीनशॉट जो वायरल हो रहा है आईसीसी के कवानीन का, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर तो आप कैच आउट होते हैं तो फिर तो फ्री हिट के ऊपर वो आपके रन काउंट होंगे, लेकिन अगर आपकी विकेट उखड़ जाती है तो फिर आपके रन काउंट नहीं होंगे, वो एक डेड बॉल होगी। लेकिन अब हाशमी साहब ये एक स्क्रीनशॉट तो वायरल है, लेकिन इसके ऊपर जो मैंने फिर मजीद तहकीक की है, उस तहकीक के मुताबिक आईसीसी के जो कवानीन अपडेट भी होते रहते हैं, तो ये एक डेड बॉल नहीं था। यानी ये जो 3 रन लिए हैं ये लीगल थे, अलाउड थे, क्योंकि कवानीन में ये है
कि अगर आपकी विकेट के ऊपर बॉल हिट हो जाती है, उसके बाद अगर जितने भी आप रन्स लेते हैं, अगर आपके बैट से बॉल नहीं छुआ और डायरेक्ट विकेट से लगकर आप रन्स लेते हैं, तो ये रन्स एक्स्ट्राज में चले जाएंगे, बाई में चले जाएंगे। और अगर आपके बैट से लगकर विकेट में लगती है, तो जितने रन्स होंगे वो फिर उस बैट्समैन के खाते में चले जाएंगे। इसका मतलब यह है इसलिए कि तो ये रन्स, इसलिए बायस दिए गए ना, लेकिन इन रन्स की बुनियाद जो बॉल बनी, जो फ्री हिट बनी, वो ठीक नहीं थी और उसकी वजह से हम ये मैच हारे। लेकिन राय साहब, इसमें ये भी बात है ना कि आपके जो रूल्स हैं आपको पता होने चाहिए। कोहली को ये पता था कि ये क्या हुआ है और वो भागता रहा है। नंबर वन, हमारे प्लेयर्स को नहीं पता था। रिजवान को चाहिए था कि पीछे चला जाता। आपने अक्सर देखा होगा कि रिजवान भागता है और बाज दफा जो शॉट फाइन लग गया और पीछे बाज दफा शॉट थर्ड मैन तक जाकर भी बॉल ये पकड़ कर लेकर आते हैं। तो मेरा ख्याल है कितना सेंसिटिव मौका है। रिजवान को ये नहीं कहना चाहिए था कि जी डेड होगी, बाद में फैसला होता। पहले आपको बॉल पे कंट्रोल हासिल करके वापस आना बहुत जरूरी था। लेकिन वो मेरा ख्याल है कि बॉल इतनी दूर भी नहीं गई और 3 रन जो है वो बन गए। और ये भी एक मामला ऐसा था कि जो देखना चाहिए था। और मेरा ख्याल है कि डिसाइसिव मोमेंट, जो टर्निंग पॉइंट था गेम का, मेरे लिए हारिस रऊफ को जो 6 लगे हैं, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं ये समझता हूं कि शायद लगता है कि हाशमी साहब के जो शाहिन शाह आफरीदी का ओवर था, वहां पर शायद बाबर आजम एक बहुत बड़े प्लेयर हैं, बहुत बड़े कैप्टन हैं, और जाहिर है कि जब आप ग्राउंड में होते हैं बहुत से प्रेशर आपके जहन में उस वक्त चल रहे होते हैं। लेकिन वहां पर शाहिन शाह आफरीदी को थोड़ा सा समझाने की जरूरत थी। क्रिकेट का एक और असूल भी है कि जब दूसरी टीम का टेम्पो बन रहा हो तो आप गेम को थोड़ा स्लो कर दें। यानी जब शाहिन शाह आफरीदी को 1-2 हिट लग गए थे, तो उसके बाद बाबर आजम शाहिन शाह आफरीदी को कुछ समझाने के लिए, कुछ फील्ड सेट करने के लिए थोड़ा सा उसको टेम्पो को स्लो कर सकते थे। और शाहिन शाह आफरीदी को यह एडवाइस नहीं उस वक्त की जानी चाहिए थी कि आपने विकेट निकालनी है, क्योंकि जब आप विकेट टेकिंग बॉल करते हैं तो जाहिर है कि उसके ऊपर तो फिर आपको शॉट लगते हैं। या तो जब 4 आउट हो गए थे उस वक्त आपको गो फॉर द किल, जो वसीम अकरम की और इमरान खान साहब की खास तौर पर एक हिकमत अमली होती थी कि ऊपर अगर आपने 2-3 किसी के आउट कर लिए हैं तो फिर आप स्कोर रोकने के बजाय आप सारी फील्ड ऊपर ले लेते हैं और आप जाते हैं टोटल किल के लिए। 4 ऊपर आपके आउट हो गए, आप कहते हैं इनको 50-60 पे फारिग कर दें। वहां पे स्पिनर को बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा दिया गया। फिर जो शाहीन आफरीदी वाला मामला था, वहां पर उस वक्त तो हमें सिर्फ 2 बॉल्स चाहिए थे, डॉट बॉल्स, जब 18 पे 48 चाहिए थे। यानी एक मरतबा वो 16-15 पे 48 रह जाते तो वो तकरीबन नामुमकिन हो जाता। फिर हारिस रऊफ ने अपने ओवर की देखे पहली जो 4 गेंदें थी वो बड़ी जबरदस्त कराई। अब वहां पर भी अगर बाबर आजम उनसे कोई गुफ्तगू कर लेते तो शायद हमारे लिए ये बेहतर नतीजा होता। लेकिन ओवरऑल हाशमी साहब एक वो ट्रेंड भी चल रहा है उसके ऊपर कि इफ यू कैन नॉट बीट देम चीट देम। तो ये इंडियंस जो हैं, ये जाहिर है कि एक अच्छी बहुत जबरदस्त टीम है, बड़े लेजेंड इनके खिलाड़ी हैं, लेकिन हमेशा होता है ऐसा है। एक अश्विन का जो आपको पता है कि एक जो उन्होंने कैच लिया था जो कि जमीन के साथ लग गया था और इस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया कि ये कैच हो गया है, और बाद में पता चला रीप्ले में कि वो कैच नहीं था। तो ये इस मामले पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन टीम जो है, ये इस तरह की आप ये कह लें कि नामुनासिब हरकतें इनके हवाले से हमेशा जुड़ी होती हैं। और इसी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए अगरचे सबसे अमीर बोर्ड है, तो बाकी जो बोर्ड्स हैं और बाकी जो क्रिकेट फैंस हैं, टीम के लिए नहीं, इंडियन टीम जाहिर है कि एक बहुत बड़ी टीम है, तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड का जो एक इन्फ्लुएंस है आईसीसी में, तो उसके लिए लोगों में बड़े मनफी जज्बात हैं। अच्छा, मैं जाते जाते सिर्फ छोटी सी बात करूंगा, क्योंकि लोग यहाँ पे सियासत सुनने आते हैं, लेकिन हम क्रिकेटिंग एक्सपर्ट बन गए। लेकिन क्योंकि हम अटैच है क्रिकेट से, तो मेरा ख्याल है कि बात यह कि क्योंकि हम अटैच है क्रिकेट से और हर लम्हा अटैच है। आपने तो घर बैठ के देखा है, मेरे से पूछे कि मैं जिस पाकिस्तानी मैच में इंडियंस का मुकाबला कर रहे थे, मैं जिस जगह मैं मैच देख रहा था तो मेरे इर्द गिर्द क्या माहौल होगा। अच्छा राय साहब, एक अच्छी चीज मैंने देखी है वेरी क्विकली एंड ब्रीफली। आपने जो मैथ्यू हेडन थे वो बाहर आए थे 10 ओवरों के बाद, और उन्होंने आकर जो मेंटोर जो काम है उनका उन्होंने वो किया और हमें फिर वहां पे रिजल्ट्स नजर आए। मैंने इफ्तिखार की बैटिंग इससे पहले ऐसी अच्छी नहीं देखी। पीएसएल खेलते हैं, सब कुछ है, लेकिन वो नजर आया कि ही वाज अ डिफरेंस इन पाकिस्तानी, क्योंकि अगर वो ना होते 50 निकाल दें
और जो 3 छक्के उन्होंने मारे, मेरा ख्याल है कि हम जो अब बैठ के कंट्रोवर्सीज और ये हो गया वो हो गया कर रहे होते तो शायद ये 160 भी ना होता। देखिए, हर गेम में पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। इफ्तिखार ने अच्छा स्कोर किया, अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ये परफॉर्मेंस अगर आप 30 मैचों में एक मरतबा देंगे तो इसका मतलब तो यह है कि आपको जगह खाली करनी चाहिए किसी और के लिए। तो उम्मीद नहीं, ये तो आज नहीं राज साहब, आज तो जरूरत थी ना, आज जरूरत थी, उन्होंने उसने करके दिखा दिया। और बड़े मौके पे जरूरत रही है हाशमी साहब, बड़े मौके पे जरूरत रही है इससे पहले भी। और दूसरा, नहीं, आई थिंक इफ्तिखार इफ यू गो हार्ड ऑन हिम, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो आपको बॉलिंग भी और वो कवर हो जाता है। लेकिन राज साहब, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत ही अच्छा होता कि हम एक जीत के साथ बाकी मैच खेलते हैं। अब हमारा साउथ अफ्रीका वाला मैच टफ है, अल्लाह करे कि हम वो जीत जाए। और अब आपको सारे मैच जीतने हैं, सारे मैच जीतने हैं आपको। एशिया कप का जो फॉर्मेट था वो तो इस तरह का था कि आपके पास दोबारा से चांस था। इंडिया के साथ हम 3 मरतबा भी खेल सकते थे, 2 मरतबा हम खेले, पहली मरतबा हारे, दूसरे राउंड में हमने उनको हराया, लेकिन हम उनको पहला मैच भी एशिया कप में हरा सकते थे। वहां भी थोड़े से कैप्टेंसी के ज़ाहिर है कि अब यहां बैठ के, बाहर बैठ के तनकीद करना आसान होता है, ग्राउंड में बहुत सी चीजें चल रही होती है, शोर भी होता है और मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर्स भी होते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये इतने बड़े खिलाड़ी हैं, प्रोफेशनल हैं, तो जब ये अच्छा खेलते हैं हम इनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और जब हमारी टीम हारती है, हमारा दिल दुखता है, तो हमारा फिर ये भी एक हक बनता है कि हम इनके ऊपर तनकीद करें। बिल्कुल सर, और आज हमने आधा प्रोग्राम जो है वो क्रिकेट के नाम कर दिया। लेकिन कमिंग बैक टू आवर, सही नहीं जा रहा हाशमी साहब, इतना दिल दुखा हुआ है। चले सर, अल्लाह करे हम अगले मैच जीतें और पाकिस्तान जो एक मोमेंटम बना सके और वर्ल्ड कप हमारे नाम हो। क्योंकि अब आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आज के बाद आपको सारे मैच जीतने हैं। 4 आपके ग्रुप मैचेस हैं और फिर सेमीफाइनल एंड देन फाइनल, अफ्रीका का मैच जो है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका साउथ अफ्रीका के साथ। वो मैच आपको हर सूरत में जीतना है। अब यहाँ पे एक जो वेदर कंडीशंस हैं वो भी बड़ी लीथल किस्म की हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी डे यहाँ पे बारिश हो रही है। आज का जो मैच था इसमें भी बारिश का बहुत ज्यादा इम्कान था। तो अगर बीच में कोई कमजोर टीम के साथ पाकिस्तान का मैच, क्योंकि ये जो आपके मैचेस हैं इस ग्रुप के जो इस स्टेज के आपके ग्रुप मैचेस हैं, इसके अंदर कोई रिजर्व डे नहीं रखा गया। तो अगर किसी कमजोर टीम के खिलाफ हमारा मैच बारिश की वजह से आगे पीछे हो गया, हमारे पॉइंट्स जाया हो गए, तो फिर बड़ा क्रूशल हो जाएगा हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है राज साहब, कमिंग बैक टू सियासत, और एक वीडियो वायरल हुई है और इस वीडियो के अंदर बिलावल जरदारी साहब क्या कह रहे थे, वो ये कहते हुए नजर आए कि जिनके आप रिहाई की बात कर रहे हैं, एहतजाज कहीं और जाकर करें। और फिर नामुनासिब नारेबाजी हुई है आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर, और मुल्क के मुस्तकबिल के अगले चीफ जस्टिस भी वहां पर बैठे हुए थे। आपके 2 सिटिंग जो इस वक्त हुकूमत है, सिटिंग हुकूमत के एक इत्तेहादी और दूसरे वफाकी वजीर भी वहां पर बैठे हुए थे। और जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए वो इतने मुनासिब नहीं थे कि इसे उन अल्फाज को यहाँ पर दोहराया जाए। वो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ थे, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ थे और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ थे, और बहुत सारे इल्जामात लगाए गए हैं। अब राय साहब, सवाल इसमें यह है कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? बिलावल भुट्टो जरदारी से कोई पूछ सकता है कि जो लोग शामिल हुए, क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब ये कॉन्फ्रेंस हुई थी तो तब भी हमने बहुत सारे सवालात उठाए थे, जिसमें अतर मनहिल्ला उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद थे, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कंट्रोवर्सी सामने आई जज की। तो ये सवालात उस वक्त भी पैक किए गए थे कि जब जो शुरुका थे, ये कैसे मुमकिन है कि उनको ना मालूम हो कि यहाँ पर किस किस ने आकर खिताब करना है। और फिर आज हमने उस एक्शन का आज रीप्ले देखा और इनको मालूम होगा कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर किस किस ने आकर खिताब करना है। और क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्योंकि राय साहब, आप और मैं आजम सवाती के मामले के ऊपर भी हम बात कर चुके। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर सहाफियों के ऊपर भी बहुत कुछ हुआ, और अब ये जो मामला सामने आया है इसके ऊपर भी कोई ना कोई हुकूमत जो है, इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर इदारों को बुरा कहते हैं और इनकी मौजूदगी में बुरा कहा जाता है। हाशमी साहब, ये जो नारे लगे हैं फौज के मुतल्लिक, फौज के खिलाफ, देखें अब इस पर सवालात ये उठ रहे हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनके सामने ये नारे लगाए गए इंतहाई बेहुदा किस्म के कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है।
अब हाशमी साहब ये एक मर्तबा नहीं, हजारों मर्तबा ये नारे लगाए गए और स्टेज से इन नारों को रोकने के लिए कोई इकदामात नहीं किए गए। तो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि बिलावल भुट्टो और जो दीगर लोग स्टेज पर मौजूद थे वो इनडायरेक्टली कोई इन नारों को हवा दे रहे थे? अच्छा, फिर इसके ऊपर लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि जाहिर है कि आजम सवाती का एक ट्वीट था जिस पर इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि चलें, अगर कोई जज्बात में उन्होंने ट्वीट कर भी दिया तो उसके ऊपर अगर कोई हमारा इदारा, हमारी फौजी क़यादत ये समझती है कि ये झूठा इल्ज़ाम था तो कानून के तहत कार्रवाई होती, एक मुकदमा होता, कानून के तहत कार्रवाई होती, बजाय इसके कि उनको भराना करके उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता और उनको घर से अगवा किया जाता। तो अब बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यहां पर तो नारे लगे पूरी फौज के खिलाफ, जनरल फैज हमीद के खिलाफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ और फिर पूरी फौज के खिलाफ। अच्छा, कोई एक दो लोगों के खिलाफ नारे लगे तो फिर भी यहां पे जस्टिफिकेशन कुछ लोग देना शुरू कर देते हैं कि जी इदारों का नहीं, एक दो लोगों का नाम लिया जा रहा है, लेकिन यहां पर तो पूरी फौज के खिलाफ नारे लगे। हमारी वो फौज जिसने दहशतगर्दी की जंग में पूरी दुनिया की फौजों से ज्यादा कुर्बानियां दी। हमारी अफवाज की कोई ऐसी जगह नहीं है, यानी हमारे GHQ पे आप देखें अटैक हुआ, हमारी जो रावलपिंडी में फौजियों की मस्जिद थी वहां पर अटैक हुआ, अभी भी हमारे जो फौजी हैं वो कुर्बानियां दे रहे हैं। लेकिन यहां पर बिलावल भुट्टो नारे ये लगवा रहे हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। तो अब सवाल लोग ये कर रहे हैं कि इसका नोटिस क्यों नहीं लिया जा रहा। जाहिर है कि टीवी चैनल तो ये नहीं चला सकते थे, ये वीडियो ना उनको चलानी चाहिए थी, लेकिन हाशमी साहब ये सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये अच्छा, एक तो ये जो वीडियो है, एक तो इन्होंने जाहिर है कि रिकॉर्डिंग हुई है वहां पे, तभी तो ये वीडियो बनी, फिर इसको वायरल किया गया है, जानबूझ के ऑन पर्पस इसको वायरल किया गया है। अब लाखों लोग इसको देख चुके हैं, लाखों लोग इसको आगे पीछे शेयर कर रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। तो इसके ऊपर DG ISPR की कोई ट्वीट आनी चाहिए थी, DG ISPR का कोई रिएक्शन आना चाहिए था, फौज का कोई रिएक्शन आना चाहिए था। कोई भी ये नहीं कहता कि किसी को उठाकर आप भरना कर दें, लेकिन कानूनी एक्शन होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि आजम सवाती को उठाना ठीक था, अगर आप ये समझते हैं कि शहबाज गिल को उठाना ठीक था, तो यहां भी कोई कानूनी एक्शन होना चाहिए। लेकिन एज सच अभी तक, जब तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी तक इस किस्म के कोई हमें एक्शन की इत्ला नहीं मिली। राय साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक बयान सामने आया और ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये बड़ी इंपॉर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि जस्टिस काजी फायज ईसा ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये जरूर कहा कि एक वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया बेटे से तनख्वाह ना लेने के मामले के ऊपर। और फिर देखें सितम ज़रीफ़ी इस मुल्क की, एक जज ये बात कर रहा है, केस बिल्टअप हो रहा है और लोगों का जहन बनाया जा रहा है। उससे पहले आजम नजीर तारड़ साहब जो नवाज शरीफ साहब के वकला की जो टीम है उसके वफाकी वजीर भी हैं, मुल्क के लीड भी करते हैं, सब कुछ प्लानिंग में हमेशा पेश होते हैं, उन्होंने नवाज शरीफ का केस लड़ना है और वो आकर क्या कहते हैं। अच्छा, ये सब मामला चल रहे हैं। अब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि भुट्टो को फांसी दी गई, तारीख ने अदलिया के इस फैसले को मुस्तरद किया, नवाज शरीफ को इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, हमें मुस्तकबिल में ऐसे फैसलों से बचना होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुकन्ना यूं लग रही है जैसे फालिज हो गया हो, सियासी लीडरशिप हो या अस्करी लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप हो या बिजनेस लीडरशिप, सबको मिलकर बैठना होगा, इन बातों से बाहर निकलेंगे कि फौज का सरबराह कौन बनेगा, कौन सा जज प्रमोट होगा और इसी तरह हालात बेहतर बनाने का ये तरीका, ये सबके मफादात में है। राय साहब, सब कुछ करना था, पिंड जिसको पहले बसाया गया फिर उजाड़ा गया फिर बसाया गया, सब कुछ लुटेरे लूट कर निकल गए, सुदागर जो थे वो सौदे करके निकल गए, जो बोरियों से भरे हुए बैग्स और जो नोटों से भरी हुई बोरियां और बैग्स जो थे वो लेकर निकले, लोगों को खरीदा, वो भी काम हो गया। तो राय साहब, अब रह क्या गया इस मुल्क में? सब कुछ तो लूट के खा गए और अब कहते हैं कि हमने मुल्क की खिदमत करनी है और जो कुछ माजी में हो गया उसे भूल जाएं। आपको पता है राय साहब कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनके मामलात इस हद तक आगे नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वो ये कहते हैं कि प्रोटेक्टिव बेल का मामला आगे नहीं बढ़ रहा और फिर ये मामला भी आगे नहीं बढ़ रहा कि नवाज शरीफ को किस तरह जो रिलीफ अगला देना है, अदालतों के सामने लेकर जाना है, प्रेजेंट करना है और अपील
कब? ये मामला नहीं है सब यही मामला है। यहाँ पे आप बात करें नून लीग के लोगों से तो यही बताते हैं कि भाईजान तैयारी होगी, ये नून लीग तैयारी होगी तो जाएंगे। नून लीग का नैरेटिव है हाशमी साहब, ये नून लीग और नवाज इमरान खान साहब, सर एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड सर, और इमरान खान साहब, और ये ऑन रिकॉर्ड यहां पर बात हुई मेरे एक जराये से, और ऑन रिकॉर्ड ये चीज मौजूद है, वो ये कहते हैं कि सबसे बड़ी रुकावट इमरान खान है, इमरान खान को मनाने के लिए कोशिशें जो है वो की जा रही हैं। हाशमी साहब, असल इशू ये है कि मियां नवाज शरीफ को ये अब तक वापस ले आते, जो एक ऑपरेशन रजीम चेंज किया गया था जिस साजिश के तहत, उसकी डील में यह शामिल था कि मियां नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होगी। जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर एहसन भून ने जो पिटीशन डाली थी नाअहली तायात नाअहली के खात्मे के लिए, आप देख लें कि उसी वक्त हमने ये बताया था कि ये असल में अब एक डील जो है वो पक रही है। तो उसी वक्त पता था कि इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई जाएगी और मियां नवाज शरीफ की जो तायात नाअहली है उसको खत्म करवाया जाएगा। लेकिन अब इशू ये बना है कि अगर अभी मियां नवाज शरीफ वापस आ जाते हैं फौरी तौर पर, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब यह होगा कि मियां नवाज शरीफ को जो इन्होंने अपना एक नाम नेहाद कार्ड बनाकर पेश किया हुआ है कि ये हमारा फतह का पत्ता है, तुर्क का पत्ता है, और नवाज शरीफ जब आएंगे तो फिर नून लीग की कोई सियासत जिंदा हो जाएगी। उनको पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो इस नहज पर है कि मियां नवाज शरीफ के मुतल्लिक ये जो उन्होंने नाम नेहाद हवा बनाया हुआ है, ये पूरा गुब्बारा जो है, ये जब पाकिस्तान आएंगे तो ये गुब्बारा ठुस हो जाएगा, फट जाएगा। कोई 1% भी, मियां नवाज शरीफ तो अब एक्टिव भी हैं, नंबर 1। नंबर 2, नून लीग के जो कारकुन हैं उनको यह भी पता है कि हुकूमत हमारी है। नंबर 3, उनको पता है कि जिस तरह से मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत मिल गई, मियां नवाज शरीफ किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कहा जा रहा है कि लोग नून लीग के कारकुन मियां नवाज शरीफ की वापसी ना होने की वजह से कोई मायूस थे, ये एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है मियां नवाज शरीफ को एक बड़ा पॉलिटिकल फिगर दिखाने के लिए। हालांकि हकीकत यह है कि मियां नवाज शरीफ आ भी जाएं तो नून लीग की जिस तरह से खान साहब ने उनकी सियासत को ताबूत में बंद किया है, तो 1% भी पॉपुलैरिटी उनकी नहीं बढ़ सकती। दूसरा, इमरान खान साहब का जो आप कह रहे हैं कि खौफ, वो उनकी पॉपुलैरिटी का तो खौफ है, लेकिन इमरान खान साहब अमली तौर पर एक ऐसे वक्त में जब एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक ये तासुर है, और खान साहब खुद बता चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट उनके खिलाफ काम कर रही है, तो इस पूरी सूरत हाल में इमरान खान साहब तो मियां नवाज शरीफ का रास्ता किसी सूरत नहीं रोक सकते। क्या खान साहब इसहाक डार का रास्ता रोक सके हैं? खान साहब कोई चीफ जस्टिस तो नहीं लगे हुए, खान साहब कोई अदालत तो नहीं है। इसहाक डार मफरूर थे, मुजरिम थे, इश्तिहारी थे, और सुप्रीम कोर्ट ने आप देखें कि कोई रिमार्क्स भी नहीं आए इसहाक डार की वापसी के ऊपर कि भाई पहले तो आप ये कहते थे, जब अदालतों ने आपको मफरूर और मुजरिम करार दिया कि आप जब पेश हो तो अदालतों में आप ये उज़र घड़ते थे कि आप बीमार हैं, लेकिन अब आप कहते हैं कि अचानक ठीक हो गए और पाकिस्तान आ गए, और उसके बाद आप देख लें कि इनको अब मातहत अदालतों से रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया। तो खान साहब तो इस अदालती निज़ाम से, जो कि सिसिलियन माफिया के सामने मुकम्मल तौर पर मरूब हो चुका है, हमारे रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर इनके साथ खड़े हैं, तो खान साहब तो मियां नवाज शरीफ की वापसी नहीं रोक सकते। लेकिन उनको यह पता है कि मियां नवाज शरीफ वापस आए तो ये उनकी सियासत के लिए एक सुसाइडल मिशन होगा। इस वजह से ये मियां नवाज शरीफ को इस वक्त फौरी तौर पर ये वापसी उनकी जो है, जो कि ऑन कार्ड थी, ये अभी तक नहीं हुई। साहब, ये नाअहली का जो मामला है ना, जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा है, और खान साहब का मामला अब अदालत में पहुंच चुका है, और जो कानूनी निकात हैं पाकिस्तान के, जितने भी जो लीगल जहन है दोनों तरफ के, वो ये कहते हैं कि ये फैसला बहुत ही कमज़ोर फैसला है और उड़ जाएगा। अब कितनी की देर लटका सकती है अदालत इस फैसले को, और कितनी देर खिला जा सकता है? क्योंकि हमने तो सियासत को राय साहब कुछ लोगों के हाथों में खेलते हुए अब तक देखा है। कहीं से फैसले होते हैं, कहीं के से कहा जाता है तो अदालतें खुल जाती हैं, और फिर फैसले भी इसी अदालत में, और यहीं से फैसले जब किरदार कुशी की गई, जिस जज की गई, उसी बेंच में बैठे हुए उस जज ने फैसला दिया और उन्हीं लोगों को जो है रिलीफ दे दिया। तो आम आदमी तो कंफ्यूज है इस वक्त कि क्या बनेगा इस फैसले का। और खान साहब जो नकात जिनका जिक्र किया जा रहा है, जो सुकम मौजूद हैं कानूनी इस फैसले के अंदर, ये चैलेंज ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकेगा, लेकिन इसके बावजूद जो है वो डाउट्स मौजूद हैं। हाशमी साहब, फैसला तो ये 30 मिनट भी नहीं खड़ा होगा। हामिद मीर साहब के प्रोग्राम से सलमान अकरम राजा का एक वीडियो क्लिप जो नया है वो वायरल हुआ है।
अब उसमें वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास तो ये अख्तियार ही नहीं है कि वो अगर गोशवारों में किसी की गलत बयानी भी हो तो तब भी वो किसी को नायल कर सके। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि 120 दिन का जो एक आपके पास टाइम फ्रेम होता है वो अब मुद्दत भी गुजर चुकी है। और दूसरा, इमरान खान साहब ने कोई अपने नॉमिनेशन पेपर्स में किसी किस्म की गलत बयानी नहीं की थी। चौथा, वो ये भी कहते हैं कि बजाहिर कोई इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्जाम लगाया गया इलेक्शन कमीशन के फैसले में, उस किस्म की भी गलत बयानी इमरान खान साहब ने नहीं की हुई। और इतने ज्यादा कानूनी सुकम हैं कि किसी भी अदालत के अंदर यह फैसला जाकर खड़ा नहीं हो सकता। अब सलमान अकरम राजा, उनके मुतालिक सबको पता है कि शरीफ खानदान के मुख्तलिफ केसेस में वो वकील रहे हैं और उनके मुतालिक ये भी इससे पहले तासुर था कि ये शरीफ खानदान के हक में ही कानूनी राय आमा जो है, लोगों की राय जो है कानूनी तौर पर वो शरीफ खानदान के हक में करने के लिए इस तरह से टॉक शोज वगैरह में बात करते हैं। लेकिन अब तो इतना कमजोर केस है कि शरीफ खानदान के अपने वकला कह रहे हैं कि ये केस 30 मिनट के अंदर अंदर उठ जाएगा। लेकिन हाशमी साहब, यहां पे मरियम नवाज ने एक बड़ी कैंपेन चलाई हुई है चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ। ऐसे ऐसे अल्फाज नामुनासिब और बेहुदा किस्म के इस्तेमाल किए गए हैं मरियम नवाज के सोशल मीडिया सेल की जानिब से। और उसके अंदर जो अल्फाज हैं, चूंकि हमारा ये बड़ा एक डिसेंट प्लेटफॉर्म है, वो हम दोहरा नहीं सकते। तो एक ये तासुर दिया गया कि चीफ जस्टिस जो हैं वो इमरान खान साहब को रिलीफ देंगे, यानी पहले से उनके ऊपर दबाव डालने के लिए। तो इसका भी अदालतों को नोटिस लेना चाहिए। जाहिर है कि एक हमारे व्यूअर ने कमेंट किया हुआ था कि हम बार बार ये कहते हैं कि अदालतों को नोटिस लेना चाहिए, तो इन अदालतों से क्या कोई तवक्को रख सकता है जो कि सिसिलियन माफिया से इतनी मरूब हो। और सिसिलियन माफिया भी, इनको मैंने या आपने नहीं कहा, अदालतों ने करार दिया था। अब हाशमी साहब, इसमें एक और खबर जो खान साहब ने कहा है कि जुमेरात को मैं लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दूंगा, ये भी बड़ी अहम है। इसकी एक इनसाइड स्टोरी हमारे पास है, लेकिन आज चूंकि प्रोग्राम का दौरानिया ज्यादा हो गया है तो उसको अगले प्रोग्राम के लिए रखते हैं। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, आज का हमारा शो था। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे और इब्राहिम राजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान।